तो नमस्कार प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और बढ़िया तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, प्रेपोजिशन चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी 3 क्लासेस करा चुका हूँ और ये क्लास नंबर आज की हमारी 4 रहने वाली है। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे दिस समर आई हैव मेट डैश अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। क्वेश्चन बढ़िया है। अगर ये आप देखेंगे तो ये एक फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। फिक्स प्रेपोजिशन अगर ना कहें, इसको एक और टाइप भी होगा। आपको याद होगा जब मैं आपको चैप्टर ये पढ़ा रहा था प्रेपोजिशन, तब मैंने आपसे कहा था कि जो कॉन्सेप्ट बनते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्रेपोजिशन के, वो 3 तरीके से होते हैं। एक तो वर्ड विद नो प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट आता है, एक वर्ड विद फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन बनता है, और एक आपका बनता है वर्ड विद डिफरेंट प्रेपोजिशन। तो ये फिक्स वाला ना होके डिफरेंट वाला है। क्यों है ऐसा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, होता ये है, ये जो आपकी मीट वर्ब होती है, इसके साथ में 2 केस बनते हैं। एक तो इसके साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, नो प्रेपोजिशन मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। और एक इसके साथ हम लोग विद प्रेपोजिशन लगाते हैं। अब ये हमें समझना है कि कब कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा, जब भी हम मीट वर्ब का मतलब किसी के साथ मिलने से निकालते हैं कि भाई हम उससे मिले, हम तुमसे मिले, या मैं उससे मिला, इस प्रकार का, यानी जब किसी पर्सन से मिलने का सेंस आ रहा हो, जब किसी पर्सन से मिलने का सेंस आ रहा हो, तो उस केस में आप मीट वर्ब के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा। जब मीट वर्ब के साथ में आप किसी पर्सन को दिखा रहे हो, यानी किसी पर्सन से मिलने को अगर आप दिखा रहे हैं, तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं होती। जनरली ये देखा गया है कि एग्जामिनर विद लगा के देता है। आई मेट विद यू, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, उसकी हिंदी निकालोगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा। पर जब पर्सन से मिलने की बात होती है तो उसके साथ ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट के अनुसार कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती। लेकिन जब मेरे प्यारे साथी एक्सीडेंट के सेंस की बात होती है, इन सेंस ऑफ एक्सीडेंट, तो उस केस में हम लोग जो है वो यहाँ पे प्रेपोजिशन लगाते हैं विद। तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा कि जब एक्सीडेंट के केस की बात होगी, तब मेट वर्ब के साथ में या मीट वर्ब के साथ में आप विद प्रेपोजिशन लगाएंगे। लेकिन जब पर्सन से मिलने की बात होगी तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। तो यहाँ क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। बाकी जो भी दे रखे हैं वो नहीं आएंगे। काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगाए होंगे, मुझे पता है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का 2 है। आज का 2 नंबर है ये क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे आई वॉन्ट बी हियर नेक्स्ट वीक एज आई एम गोइंग टू मुंबई डैश अ कॉन्फ्रेंस। तो कह रहा है कि भाई मैं अगले हफ्ते यहां नहीं होऊंगा क्योंकि मैं जा रहा हूं मुंबई कॉन्फ्रेंस के लिए। तो मैंने कहा, जब भी आप रीजन बताने की बात करते हैं, जब भी आप रीजन बताने की बात करते हैं, तो इसके लिए देखो, अगर कंजंक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है तब तो हमारे पास बहुत सारे कंजंक्शन मौजूद हैं, जैसे सिंस हो गया, एज हो गया, बिकॉज हो गया। ये सारे कंजंक्शन रीजन बताने के लिए आते हैं। लेकिन जब प्रेपोजिशन लगाने की बारी आती है तो वो आप याद रखिएगा, आपकी फॉर प्रेपोजिशन होती है। फॉर प्रेपोजिशन की मदद से हम हमेशा रीजन का सेंस देते हैं कि किस काम के लिए क्या रीजन है उस काम को करने का, तो उसके लिए फॉर प्रेपोजिशन आती है। अब इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि भाई मैं अगले हफ्ते यहां नहीं रहूंगा क्योंकि मैं मुंबई जा रहा हूं। तो आपको तुरंत आगे देख रखा होगा काम, भाई वो दे रखा है ना कि क्यों जा रहा है मुंबई, तो वो आगे उसका रीजन आपको दे रखा है। और रीजन को अपनी बात से कनेक्ट करने के लिए, रिलेट कराने के लिए आपको फॉर प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बताते हुए चल रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे कहा था प्रेपोजिशन चैप्टर ऐसा है, इसमें चीजें आपकी याद करने वाली हैं। एंड सेकंड चीज, केवल याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको चीजों का इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर करो तो जरा। क्वेश्चन पढ़ेंगे।
कह रहे हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द फोर्थकमिंग विजिट डैश अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन को जैसे ही आपने पढ़ा आपके दिमाग में तुरंत आया कि भैया जी यहां पर हम क्या ऑप्शन लगा सकते हैं। हमें चार प्रेपोजिशन दी गई हैं, एक तो ऑन, एक फॉर, एक ऑफ और एक टू। मैंने ऐसी कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है जो पिछली 3 क्लासेस में मैंने आपके सामने डिस्कस ना की हो और उनके बारे में आपको ना बताई। जिनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली प्रेपोजिशन मैंने आपको बता दी है, और कुछ रह गई होंगी तो उनको हम फ्रेजल वर्ब की क्लास में जो है कवर कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब जरा आप मुझे बताइए कि इसके अंदर आपका कौन सा वर्ड आने वाला है। तो आपसे मैंने कहा था ऑन जो होता है ये पोजीशन को दिखाने के लिए आता है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि पोजीशन के दिखाने की बात नहीं हो रही। फॉर रीजन दिखाने के लिए आता है। अब आप मुझे बताइए क्या फोर्थ कमिंग विजिट का कारण बताने के लिए बात, ये कारण दे रखा है कि भाई वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर है इसीलिए उनकी फोर्थ विजिट है, कारण दिखाने की बात यहां नहीं हो रही है, इसीलिए ये भी नहीं आएगा। अब टू डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए आता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो क्या यहां पे फोर्थ कमिंग विजिट की डेस्टिनेशन दे रखी है ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर, तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, यानी कि आंसर तो टू भी नहीं होगा। तो जब 3 ऑप्शन कट गए एक ही ऑप्शन बचा है आपका सी वाला, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जी ये सी वाला ऑप्शन कैसे हो गया, इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो मेरे प्यारे साथी मैंने आपसे कहा था जब पहले नाउन को दूसरे नाउन से कभी भी आपको रिलेट कराना हो तो मैंने आपको कहा था कि रिलेट कराने के लिए एक प्रेपोजिशन आती है जिसका नाम होता है ऑफ। ये क्या करती है, पहले वाले नाउन को या पहले वाले पर्सन को दूसरे वाले पर्सन से या एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट कराने का काम करती है। मैंने आपको इस ऑफ प्रेपोजिशन के फंक्शन बताए थे 3। मैंने कहा था कि ये जो ऑफ प्रेपोजिशन होती है ये आपका पोजीशन दिखाने का काम करती है, ये आपका क्या करेगा, रिलेशन दिखाने का काम करती है, और ये सिलेक्शन करने का काम भी करती है। जैसे ज़्यादा में से एक का सिलेक्शन करना हो, दो का सिलेक्शन करना हो तो हम बोलते हैं ना वन ऑफ देम, टू ऑफ देम, ऐसे करके। तो वहाँ पे जो ऑफ प्रेपोजिशन होती है वो सिलेक्शन का काम करती है। तो मैंने आपको इसके सारे फंक्शन बता रखे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रिलेशन का जो है वो बता रही है कि भाई फोर्थ कमिंग विजिट, तो ये जो आने वाली विजिट है वो किसकी है, तो उस आने वाली विजिट का इस जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ रिलेशन है कि भाई वो जापानीज जो ये फोर्थ कमिंग विजिट है ये किसकी है, इस जापानीज प्राइम मिनिस्टर की है। तो मेरे प्यारे साथी जब रिलेशन हमें बताना है तो रिलेशन बताने वाली प्रेपोजिशन भी तो लगानी पड़ेगी, इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये आज का 8 तो नहीं है, आज हमें यहाँ पे 30 क्वेश्चन तक पहुंचना है ताकि हम जो है बढ़िया तरीके से इसको कर पाए। चलिए आंसर करेंगे इसका। कह रहे प्लीज डोंट डिस्टर्ब डैश मी एज आई एम रीडिंग अ बुक। जैसे कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं तो भाई क्योंकि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब आपको मैं बता दूं डिस्टर्ब के साथ में कई सारे बच्चे यहाँ पे टू का कॉन्सेप्ट जोड़ रहे होंगे कि डोंट डिस्टर्ब टू मी, कि भाई मुझे परेशान मत करो। पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं ये जो डिस्टर्ब वर्ब होती है ये ट्रांजिटिव होती है। तो जैसे ही आपने बोला कि डोंट डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब मत करो, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा भैया जी किसे डिस्टर्ब मत करो। तो आपको ना ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये अपना ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लेगी, आपको यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपना ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लेती हैं और जो इंट्रांजिटिव होती है वो अपना ऑब्जेक्ट, उन्हें कोई जरूरत नहीं होती उसकी। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। कई सारे बच्चे यहाँ पे डिस्टर्ब टू मी करने की सोच रहे होंगे, जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूं, तो वो नहीं होगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर करेंगे। देखो आप ना वीडियो को पॉज करके आराम से सोच के फिर आंसर करना और फिर वीडियो आगे की देखना, क्योंकि उतना ज़्यादा समय नहीं लेना होता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर प्रेपोजिशन का आपको फंक्शन बता दूँ, अगर कोई भी नई प्रेपोजिशन सामने आती है तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। अब पढ़िए जरा इसको। कह रहा है इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग हर मदर डैश द किचन रेखा वॉज ऑन हर मोबाइल टॉकिंग टू हर फ्रेंड। तो कह रहा है अपनी मदर की हेल्प करने की बजाय किचन के अंदर रेखा जो थी वो मोबाइल पर बात कर रही थी अपने दोस्त से। अब मेरे प्यारे साथी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो किचन की बात हो रही है। अगर आप देखेंगे तो किचन एक सराउंडिंग वाला एरिया होता है
और यहाँ पर अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की इसके अंदर अगर पोजीशन दिखानी है कि भाई जैसे उसकी माताजी ये खाना बना रही थी और वो किचन में खड़े होकर फोन पे बात तो कर रही थी लेकिन माताजी की हेल्प नहीं कर रही थी, तो मेरे प्यारे साथी मैंने आपको बताया था कि जब सराउंडिंग के अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएंगे के अंदर, याद करो पोजीशन बताने के लिए मैंने कहा था जब किसी चीज के ऊपर पोजीशन बतानी होती है ऑन प्रेपोजिशन आती है, जब किसी चीज के अंदर पोजीशन बतानी होती है इन प्रेपोजिशन आती है, जब किसी चीज के नीचे पोजीशन बतानी होती है अंडर प्रेपोजिशन आती है। भाई ये सारे के सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, तो आप जरा मुझे बताइए यहां पर कौन सा आंसर राइट होगा। तो आप तुरंत मुझे बता देंगे कि भैया जी एट नहीं आएगा क्योंकि ये पोजीशन बताने के लिए नहीं आता, हमें पोजीशन बताने के लिए ऊपर के सेंस में नहीं चाहिए अंदर चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया जब किसी चीज के ऊपर आप पोजीशन बताएंगे तो ऑन लगाएंगे और जब किसी चीज के अंदर पोजीशन बताएंगे तो इन लगाएंगे। हमें पोजीशन बतानी है तो यहां पे एक ही आंसर राइट है, वो कौन सा है हमारा इन, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहे द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड डैश द चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट। तो स्पोर्ट मीटिंग को, वैसे तो मीटिंग होना चाहिए लेकिन मीट रख रखा है, ठीक है भाई समझ में आ रहा है इन्होंने कर रखा है, फिलहाल तो यहाँ पे इसको काट के मीटिंग होना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहता, बट नहीं किया कोई बात नहीं, फिलर का क्वेश्चन है तो हम फिलर के हिसाब से इसको टैकल करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कई सारी वर्ब बताई थी और मैंने कहा था कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, बट एग्जामिनर क्या करेगा कि इनके साथ में हमेशा आपको टू प्रेपोजिशन लगा के देगा, जैसे आपकी एडवाइस हो गई, ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूँ टेल हो गई, ऐसी अगर हम बात करें बैग हो गई, ठीक है, बहुत सारी वर्ब मैंने आपको बताई थी, रिक्वेस्ट हो गई। तो जो वर्ब मैंने आपको ये बताई हैं इन वर्ब की खासियत ये होती है सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, बट एग्जामिनर क्या करता है कि इनके बाद इनका ऑब्जेक्ट तुरंत ना लगा के उसको टू प्रेपोजिशन से कनेक्ट कराता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये ना पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, रिक्वेस्ट टू मी, ठीक है, एडवाइस टू मी, तो ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को लगता है कि यार ये चीज़ ठीक है। पर आपकी जानकारी के लिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया है कि भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट डायरेक्ट देती हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा, तो आप तुरंत कह देंगे कि भैया जी मीनिंग वगैरह पे मत जाओ, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बात सीखो, डी ऑप्शन राइट आंसर है, कोई भी प्रेपोजिशन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिक्वेस्ट अपने आप में ट्रांजिटिव की तरह काम करता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर करो तो जरा क्या होगा। कह रहा है ऐसी, देखो अभी मैंने आपको बताया ये पीछे वाले ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, पीछे बिल्कुल सेम उसी पे क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है ही आस्क्ड एस मी इट वाज इंटरेस्टेड इन अ करियर इन मॉडलिंग। अब आप ध्यान से देखो यहां पर आपको आस्क वर्ब दी है, जैसी मैं पीछे वर्ब बता रहा था उनमें आस्क वर्ब भी आती है। अब आस्क के साथ में भी वैसे कोई आपको प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये भी ट्रांजिटिव वर्ब ही होती है, बट एग्जामिनर इसके साथ भी आपको टू लगा के देगा जो कि क्या होती है गलत होती है, नहीं लगानी होती। पर एग्जामिनर आपको गड़बड़ कराएगा तो लगातार लगा के देगा, ही आस्क्ड टू मी, ही आस्क्ड टू मी, सी आस्क्ड टू मी, ऐसे करके लगा के देगा, पर वो चीजें गलत हो जाएंगी क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो मेरे प्यारे साथी इसका आंसर भी जो होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, नो प्रेपोजिशन, यानी यहां पर भी कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, आंसर कीजिए भाई इसका। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे स्मिता हैड टेकन पार्ट इन माई टेलीविजन सीरियल अर्लियर, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी वॉज गोइंग टू होस्ट अ लाइव शो। ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान है। कैसे आसान है, सबसे पहले मैं इसको आसान करना चाहूंगा इस वजह से क्योंकि मैंने आप लोगों को कंजंक्शन चैप्टर पढ़ा रखा है और जब कंजंक्शन पढ़ा रखा है तो ये तो क्वेश्चन धज्जियां उड़ा दोगे इसकी, तो आप पता है कैसे। आपसे मैंने क्या कहा था कि भैया जब भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नजर आएगा तो तुरंत समझ जाना कि ये अपने आप में क्या है, एक क्लाउज है। सब्जेक्ट और वर्ब जहां पर भी मिलते हैं वहां एक क्लाउज तैयार हो जाती है और दो क्लाउजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमेशा हमें एक कंजंक्शन की जरूरत होती है। बताओ ये बात आपको पता है, तो आप कहेंगे जी भैया जी बिल्कुल पता है। अगर ये बात पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है। अब आप कहेंगे अरे भैया जी कैसे उड़ा दिए ये दो ऑप्शन, भाई ऐसे उड़ा दिए क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन है।
बस इसीलिए उड़ा दिए, क्योंकि मुझे पता है ये वाली जो मेरी क्लाउज है इसका सब्जेक्ट वर्ब ये रहा और इसका सब्जेक्ट वर्ब ये रहा, मतलब ये दो क्लाउजेस हैं और क्लाउजेस को जोड़ने के लिए मुझे कंजंक्शन चाहिए, प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। अब एक तो आपके पास डेस्पाइट बचा, एक आपके पास दो बचा, कौन सा कंजंक्शन आएगा? देखो दोनों को ना आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा सेम मीनिंग कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों का ही मीनिंग डिफरेंट है। दो का मतलब होता है हालांकि और डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। यहां पे के बावजूद का सेंस नहीं देना है, यहां पे देना है दो, कि हालांकि उसने जो है बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स में काम किया है इससे पहले, लेकिन ये उसका पहली बार है कि वो एक लाइव शो होस्ट करने जा रही है। तो यहां पे डेस्पाइट का कोई मीनिंग नहीं है, यहां दो आपका एकदम राइट आंसर बनाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी तो मैंने इसका कंजंक्शन में आपको पेयर बता ही रखा था कि जब भी दो या ऑल दो आप यूज करते हैं, जब भी दो या ऑल दो आप यूज करते हैं, तो जो इसके साथ वाली क्लाउज होती है उसमें या तो आप कॉमा लगा दीजिएगा या आप येट लगा दीजिएगा, पर कभी भी दोनों चीजें एक साथ नहीं आएंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कॉमा और येट दोनों को एक साथ लगा दें। तो आप देखो यहाँ पे केवल कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है भाई, बढ़िया। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे शी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशियंट एविडेंस डैश सपोर्ट फॉर हर एक्यूजेशन। अब क्वेश्चन में ध्यान से समझना, ये सपोर्ट जो वर्ड आपको दे रखा है ये एक वर्ब है, और मेरे प्यारे साथी अगर ये एक वर्ब है तो आप मुझे देख के बताइए इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो आ सकता है। तो आप तुरंत कहेंगे देखो भैया जी, अगर ये वर्ब दे रखी है तो जाहिर सी बात है इससे पहले जो मैं वर्ड यूज करूंगा वो या तो कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन किसी कीमत पे ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इससे पहले कोई ऐसी प्रेपोजिशन हमें रखनी पड़ेगी जो आ जाए यहां पे। अब आप ध्यान से समझो, अगर मैंने यहाँ पे फॉर लगाया तो ये प्रेपोजिशन हो जाएगा, और आप जानते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद में हमें उसका ऑब्जेक्ट लगाना होता है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? तो आप तुरंत कहेंगे भैया या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, पर यहाँ तो ये वर्ब है, तो मैं इस ब्लैंक वाली जगह पे क्या प्रेपोजिशन रख सकता हूँ? आप मुझे बताइए, क्या मैं इस ब्लैंक वाली जगह पे प्रेपोजिशन रख सकता हूँ? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि इसीलिए नहीं रख पाएंगे क्योंकि इसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। पर यहां पर ये क्या दे रखी है? वर्ब दे रखी है, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, तो प्रेपोजिशन वाले दोनों ऑप्शन खत्म हो गए भाई, ये तो नहीं आ सकते। अब हम क्या ऐसे बोल दें डायरेक्ट कि टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंसेस सपोर्ट हर एक्यूजेशन, ऐसे डायरेक्ट बोल दें? नहीं, हमें यहां पे इससे जुड़ा हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब का एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब में मैं आपको पढ़ाता हूं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, जो कि आपका एक फुल इन्फिनेटिव होता है। और इस इन्फिनेटिव की खास बात ये होती है कि ये एक्ट करता है नाउन की तरह, नाउन होता नहीं है, बस नाउन की तरह एक्ट करता है। और नाउन की तरह एक्ट करने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो वहां भी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो वहां भी आ जाएगा। मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलके आपका नाउन की तरह काम करता है। अब ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन असल में इसकी जो जन्मभूमि है वो क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। तो मेरे प्यारे साथी, जब मैंने यहां देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ केवल इन्फिनेटिव ही बन सकता है, तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बाकी और कोई नहीं हो सकता। बाकी मैं सारी प्रेपोजिशन के फंक्शन बता चुका हूं इनके अच्छे से। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? अब आप कहेंगे भैया जी ये कैसे पता चलता है कि टू प्रेपोजिशन है या फिर आपका वहां पे वो एक तरीके से इन्फिनेटिव बना रहा है, ये कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है कि इसके बाद वाला वर्ड क्या है। कई बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन में हमें इसके बाद में, जैसे मान लो हमें सब्जेक्ट से कोई रिलेट कराना है, कोई मतलब कोई चीज रिलेट करानी है, अभी यहाँ पे रिलेट नहीं कराना था, अभी हमें जानकारी देनी थी, और जानकारी देनी थी तो इसी वजह से हमें उसको चीजों को ऐड करना पड़ा वर्ब के थ्रू, तो इसलिए टू सपोर्ट करना पड़ा, टू डू समथिंग, ऐसे करके भाई कि प्रोड्यूस किए एविडेंसेस क्या करने के लिए? टू सपोर्ट हर एक्यूजेशन। ठीक है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए किया, तो काम को बताने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें, अगर नॉर्मल प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है तो प्रेपोजिशन की तरह भी काम करता है टू, ये दोनों फंक्शन करता है ये, ठीक है, ड्यूअल फंक्शन करता है ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, इसका आंसर करो। कह रहा है आई विल स्टॉप रिफ्रेशमेंट एट द नेक्स्ट रेस्टोरेंट ऑफ द हाईवे। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहली गड़बड़ अगर हम बात करें, यहां पर भी गड़बड़ है, ऑफ द हाईवे नहीं होता है, ऑन द हाईवे होता है। नेक्स्ट रेस्टोरेंट
ऑन द हाईवे, हाईवे पर जो नेक्स्ट रेस्टोरेंट है वहाँ पे हमने जो है रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग रुकेंगे, ऐसे करके। तो फिलहाल अब भाई फिलर का क्वेश्चन है तो इसमें क्या ही एरर अभी माने, अभी तो हमें बस इधर देखना है कि इस जगह पे हम इन चारों में से कौन सी प्रेपोजिशन रखेंगे। तो देखो टू दे रखी है, फॉर दे रखी है, ऑफ दे रखी है, एट दे रखी है। तो जाहिर सी बात है मैंने आपको सारी प्रेपोजिशन के फंक्शन बता रखे हैं। मैंने एट के लिए आपको बताया था ये प्लेस के सेंस में भी आता है, टाइम के सेंस में भी आता है। डिपेंड करता है, अगर प्लेस स्मॉल है तो एट आएगा और बिग प्लेस है तो फिर इन आएगा। और टाइम के सेंस में मैंने कहा था अगर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो एट आएगा और बिग ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो इन आएगा। ये चीजें मैंने आपको बता रखी है। अब ध्यान से आप समझिए, यहां पर अगर हम बात करें तो सारी प्रेपोजिशन मैंने बता रखी है और मैंने कहा था जब हम किसी चीज का रीजन बताएंगे कि क्यों करना है ये काम, तो उस केस में हमें फॉर प्रेपोजिशन लगानी होती है। आई विल स्टॉप, मैं रुकूंगा, किस लिए रुकूंगा, कारण क्या है मेरे रुकने का, रिफ्रेशमेंट। तो मेरे प्यारे साथी मुझे इस क्वेश्चन में कारण बताना है, और कारण बताना है तो जाहिर सी बात है रीजन को बताने के लिए हमारे पास एक ही प्रेपोजिशन है जो कि दे रखी है फॉर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे बी रिजर्व्ड टिकट्स फॉर अ जर्नी। चलिए भाई इसका बताइए जरा मुझे। तो कह रहा है वी रिजर्व्ड टिकट फॉर अ जर्नी डैश ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माय सिस्टर्स एंड मी। तो क्वेश्चन में भाई टिकट रिजर्व करने की बात हो रही है जर्नी के लिए। अब जर्नी किसी के द्वारा की जा रही है, और मैंने कहा था जब भी आपको किसी भी एक्शन का या किसी भी चीज का अगर आपको डूअर बताना है तो उस डूअर को उस चीज से रिलेट कराने के लिए जो प्रेपोजिशन आप यूज करते हैं वो हमेशा बाय प्रेपोजिशन यूज की जाती है। कौन सी प्रेपोजिशन यूज की जाती है मेरे प्यारे साथी, बाय। अब आप मुझे जरा क्वेश्चन में देख के बताइए कि यहां पर बाय प्रेपोजिशन किसी ऑप्शन में आपको दे रखी है। देखो ऑन ट्रेन दे रखा है, नहीं आएगा। यहां पे अगर हम बात करें एट ट्रेन दे रखा है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, केवल केवल आएगा बाय। ठीक है ना, बाय। तो डूअर बता रखा है कि भाई किसके द्वारा किया जाएगी, जर्नी किसके द्वारा होगी, ट्रेन के द्वारा होगी जर्नी नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी सिस्टर की और मेरी। ठीक है, उसके लिए टिकट भी रिजर्व किया है। तो डूअर बताना था इसीलिए हमने जो है उसको ये लिख दिया। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है द प्रिंसिपल वॉज एक्सट्रीमली एंग्री डैश द बॉयज हु थ्रू द पीसेस ऑफ चॉक एट द टीचर्स। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एंग्री वर्ड आपको दे रखा है। एंग्री का मतलब होता है नाराज होना या गुस्सा होना। अब यहाँ पे आपको अगर मैं इस वर्ड के बारे में बताऊं तो ये फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, और इसके साथ क्या होता है दो प्रेपोजिशन आती हैं। सॉरी फिक्स प्रेपोजिशन बोल रहा हूँ, जो थर्ड वाला पॉइंट होता है ना डिफरेंट वाला, उसके साथ होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, जो आपकी एंग्री वर्ब होती है इसके साथ दो प्रेपोजिशन आती है। एक तो आपकी आती है एट और एक आती है विद। अब कब आपको एट लगाना है, कब आपको विद लगाना है, इसके बारे में समझते हैं। ध्यान से आप समझिएगा, जब आप किसी पर्सन से, जिस पर्सन से आप गुस्सा होते हैं उस पर्सन से पहले आपको विद प्रेपोजिशन लगानी होती है। और जिस चीज पर, जिस बात पर आप गुस्सा होते हैं, जिस चीज पर आप गुस्सा होते हैं उस चीज के लिए आप क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो ये पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिएगा, जब भी गुस्सा होने की बात आएगी तो उसके साथ दो प्रेपोजिशन आती हैं, एक तो एट और एक विद। एट आप उस चीज के लिए लगाएंगे जिस चीज के लिए आप गुस्सा हैं, और विद आप उस पर्सन से पहले लगाएंगे जिस पर्सन से आप गुस्सा हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे आप देखो जो प्रिंसिपल है वो गुस्सा होने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। भाई बच्चों से गुस्सा है, लड़कों से गुस्सा है, तो पर्सन हो गया, लड़के पर्सन है, पर्सन है तो विद प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगी, बात खत्म। बट कई सारे लोग यहाँ पे एट भी लगा देंगे जिन्हें फंक्शन पता नहीं होगा, तो फंक्शन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, इसका आंसर करेंगे। कह रहे नो कंप्लाइंग डस एनी ऑफ द लॉ कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल। तो कह रहा है जब भी आप किसी भी प्रकार के लॉ को यानी किसी भी कानून को अगर नहीं मानते, एक भी कानून को अगर आप नहीं मानते, तो आप जो है सीरियस ट्रबल में लैंड कर सकते हैं, यानी बहुत ही एक तरीके से बड़ी समस्या में आप फंस सकते हैं। ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन में जरा मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, यहाँ पे एक वर्ब आप अगर नोटिस कर पा रहे होगे तो वो आपको जीरेंट फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन कंप्लाई वर्ब होती है। कंप्लाई का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज का अनुसरण करना, किसी को फॉलो करना, ऑब्जर्व करना, स्टिक करना, ये चीजें होती हैं। यानी किसी चीज का पूरी तरीके से अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो कंप्लाई करना होता है, उसके साथ साथ चलना, उसको मानना, नियमों वगैरह का
पालन करना, कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसके साथ ना फिक्स प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट बनता है, और कंप्लाई के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन आती है विद, कंप्लाई विद समथिंग होता है। तो मेरे प्यारे साथी फिक्स प्रेपोजिशन है, 100% कंप्लाई के साथ यही आएगी, कभी भी कोई भी और प्रेपोजिशन आपको नहीं लगानी होती, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी फिक्स प्रेपोजिशन अगर आपको याद है तो भाई विद इन सेकंड के क्वेश्चन है ये फिक्स प्रेपोजिशन वाले। आ जाओ इसका आंसर करो। कह रहा है ऑल्दो there are more than 100 known elements they rarely occur dash a pure state। तो मेरे प्यारे साथी हमेशा मेरी बात याद रखना, जब भी स्टेट की आप बात करते हैं, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, और स्टेट का मतलब एक राज्य भी होता है। मैं यहां राज्य की बात नहीं कर रहा, मैं यहां अवस्था की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अवस्था, ठीक है। अब आप समझिएगा, अवस्था जब आप बात करते हैं तो आप इसको ना रिलेट करके याद रखिए। अगर मैं आपसे पूछूं जो पदार्थ होता है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप कहेंगे, अगर केमिस्ट्री की नजरिए से देखेंगे तो आपके सामने 5 निकल के आ जाएंगी, लेकिन जनरली हम लोगों को 3 पता होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगर मैं आपसे कहूं पानी द्रव अवस्था में होता है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो आप नॉर्मल बोल देंगे, सर वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, ऐसे बोल देंगे। तो मेरे प्यारे साथी आपने जर्नली क्या यूज किया, इन। बस यही आपको जर्नल सेंटेंस याद रखना है इस प्रेपोजिशन को याद करने के लिए, कि जब भी हम स्टेट यानी किसी अवस्था को बताने की कोशिश करते हैं तो उस केस में उसके साथ हमें केवल इन प्रेपोजिशन लगानी होती है। समझ में आ गई बात। बाकी आपको कोई चीज ध्यान नहीं रखनी, बस इतना सा ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए। करे आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम सिंगापुर डैश अबाउट अ वीक्स टाइम। आपको ऑप्शन दे रखे हैं अबाउट, इन, एट और ड्यूरिंग। देखो अबाउट और ड्यूरिंग ये दोनों ही प्रेपोजिशन है। ड्यूरिंग का मतलब होता है के चलते, यानी कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, यानी वो चीज क्वांटिटी में होती है उसको दिखाने के लिए आती है। और अबाउट मतलब किसी चीज के बारे में कंप्लीटली, मतलब उसको एक तरीके से जानने के सेंस में आती है, कि भाई पूरा का पूरा उसके बारे में की सेंस के लिए आती है अबाउट प्रेपोजिशन। फिलहाल इनका कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इनका। आप इन और एट प्रेपोजिशन को अच्छे से जानते हो, टाइम के सेंस में भी जानते हो, प्लेस के सेंस में भी जानते हो। अब आप क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कह रहे अबाउट अ वीक्स टाइम, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है, मतलब रिटर्न हो जाएगा, मैं रिटर्न हो जाऊंगा सिंगापुर से, कुछ ऐसे करके वो बोल रहा है। तो मेरे प्यारे साथी इन अ वीक्स टाइम होगा, तब आपका जो है क्वेश्चन राइट बनेगा। एट अ वीक्स टाइम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी आपको लॉन्ग टाइम दिखाना होता है तो उस केस में आप इनका यूज करते हैं, और जब आपको शॉर्ट टाइम दिखाना होता है तो आप उस केस में एट का यूज करते हैं। तो फिलहाल ये एक अपने आप में लॉन्ग टाइम है भाई, अ वीक्स टाइम यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो ये छोटा टाइम दिख रहा है तुमको, छोटा टाइम दिख रहा है, बताओ जरा। तो आप कहेंगे नहीं भैया जी ये तो लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग टाइम है तो इन लगा दो, बात खत्म, आंख मीच के। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे ऑन सैटरडे राहुल विजिटेड हिज प्रोफेसर डैश हुम ही हैड एन अपॉइंटमेंट। तो कह रहा है सैटरडे यानी शनिवार को राहुल विजिटेड हिज प्रोफेसर, राहुल अपने प्रोफेसर से मिला, हुम ही हैड एन अपॉइंटमेंट, जिसके साथ उसकी अपॉइंटमेंट थी। तो मेरे प्यारे साथी यहां पे आप मुझे बताइए कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ऑफ हुम। देखो ऑफ हुम अगर मैं लगाता तो मेरा यानी राहुल का और उस प्रोफेसर का रिलेशन दिखाता, तो क्या यहां रिलेशन दिखाने की बात है, बिल्कुल भी नहीं। टू अगर दिखाता तो डेस्टिनेशन दिखाने की बात हो जाती, तो क्या मेरी और प्रोफेसर की कोई डेस्टिनेशन साथ में मैच कर रही है, बिल्कुल भी नहीं, डेस्टिनेशन का भी कोई लॉजिक नहीं है। नो प्रेपोजिशन लगा नहीं सकते क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि हुम लगाया इसका मतलब यहाँ प्रेपोजिशन तो आनी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो ना यहाँ पे एक प्रकार से ये चीज दे तो रखी है, लेकिन हमें पोजीशन बतानी कि भाई अपॉइंटमेंट किसके साथ अपॉइंटमेंट है, उनके साथ। तो जिनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी उनके साथ जो है राहुल एक तरीके से अपने प्रोफेसर से मिला जिसके साथ उनकी अपॉइंटमेंट थी। तो विद हुम यहाँ पे एकदम राइट आंसर बनेगा। विद का मतलब क्या है, के साथ, तो अपॉइंटमेंट विद समवन होता है। अपॉइंटमेंट जो होती है वो किसी के साथ होती है, तो अपॉइंटमेंट विद समवन होता है मेरे प्यारे साथी। तो विद प्रेपोजिशन यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है अ लॉट डैश मेनी पीपल डू नॉट एग्री विद मी। देखो एग्री और एंग्री दोनों में डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। तो ये बात याद रखना, इसको एंग्री से कंफ्यूज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सेम सेम सा लगता है। तो बच्चों को लगता है कि अरे भैया जी आपने तो मना किया था, विद नहीं आता, तो कहीं समझो कि ये विद गलत है। भाई ये एग्री है, वो एंग्री था।
ये एग्री विद मी है, बिल्कुल ठीक है, अपने आप में बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। एग्री अगर होता, ये एंग्री होता, ये वाला, तो इसके साथ अगर आप विद लगा दोगे तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ पे आप अच्छी तरीके से जानते हो दो टर्म होती हैं, एक तो अलॉट और एक मेरे प्यारे साथी होती है लॉट्स ऑफ। दो टर्म होती हैं। अब यहाँ पे इन टर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, कहीं कुछ लिख दिया जाता है। फिलहाल आप याद रखिएगा अ लॉट ऑफ, यहाँ इनके साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन होती है ना दोनों के ही साथ, वो ऑफ आती है। तो आंसर तो आपका ए वाला हो गया। इसके साथ पूरा लॉजिक क्या चलता है सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आप इन दोनों के ही साथ आप जो है, जैसे ये अलॉट वाला दे रखा है तो आप इनके दोनों के साथ में क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों के साथ में या तो काउंटेबल के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और ये अनकाउंटेबल के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करेंगे, लेकिन बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से चीज़ों को यूज़ करना होता है। अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगी और काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे तो फिर उसी के हिसाब से वर्ब आ जाएगी। अलॉट है तो ये इधर तो प्लूरल ही रहेगा, ये बात तो तय है। तो उसके साथ फिर जो है वो वर्ब उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी कि वो चीज़ आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमें केवल बस फंक्शन देखना था, अलॉट ऑफ पूरा फंक्शन होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। ये क्वेश्चन इसलिए बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर मैंने दो ऑप्शन दिए कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन पढ़िए, करेक्ट, कैन यू प्लीज डिस्पोज डैश द ओल्ड क्लोथ। देखो डिस्पोज एक वर्ब होती है और ये एक फ्रेजल वर्ब टाइप की होती है, डिस्पोज ऑफ, जिसका मतलब होता है पुरानी चीज को क्या कर देना, खत्म कर देना, उसको मतलब नष्ट कर देना एक प्रकार से, तो उसको डिस्पोज करना बोलते हैं, खत्म कर देना। अब डिस्पोज के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट बनता है। डिस्पोज के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ आती है, लेकिन अब ऑफ भी दो तरीके का होता है, एक तो ये वाला ऑफ और एक मेरे प्यारे साथी ये वाला ऑफ। अब दोनों में से कौन सा आएगा, तो आप अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी जर्नल अगर सेंस समझ रहे हो तो आप बहुत आसानी से आंसर लगा सकते हो। मैंने कहा डिस्पोज का मतलब होता है फेंकना, यानी नष्ट कर देना। नष्ट करने का मतलब है कि हमने वो चीज अपने से दूर कर दी, अपने से अलग कर दी, उसको खत्म कर दिया। खत्म कर दिया मतलब वो कपड़े, पुराने कपड़े हमने अपने से क्या कर दिया, अलग कर दिए। और मैंने कहा था कि जब भी सेपरेशन की साउंड आ रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि कोई चीज हमसे दूर हो रही है, अलग हो रही है, हम उसको बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उसको, तो ऐसे केस में ऑफ प्रेपोजिशन आती है ओ डबल एफ वाली। और बाकी तो मैंने आपको बता ही रखा है, पोजीशन हो गया, रिलेशन हो गया, या फिर सिलेक्शन दिखाने के लिए आप ये वाली ऑफ का यूज करते हैं। तो जो बच्चे रट्टा मारेंगे और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे वो हो सकता है इसका ए ऑप्शन भी लगा दें, लेकिन आंसर तो बी होगा। क्योंकि कई सारे जो कई स्टूडेंट्स होते हैं वो ये इसमें दिमाग में रख लेते हैं कि भाई डिस्पोज ऑफ होता है, ठीक है ना, कई सारे बोल रहा था, ठीक है। तो कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिस्पोज ऑफ बोलते हैं, लेकिन वो ऑफ ये वाला लगा देते हैं बाई चांस। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बहुत ध्यान से आंसर लगाना है, ठीक है ना। तो डिस्पोज ऑफ होगा, डिस्पोज ऑफ होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर कीजिए। करेक्ट, दे वेंट डैश अ बिल विलेज फॉर अ डे विजिट। तो कह रहा है एक बस एक दिन की विजिट के लिए मैं जो है व्हील विलेज गया व्हील विलेज गया, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो दो प्रेपोजिशन आती हैं, एक तो टू आती है और एक टू वर्ड्स आती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो समझाता हूँ। देखो दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है, जब भी आप टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है कि ये टू प्रेपोजिशन जो होती है ये डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए आती है, यानी एक बंदे का गंतव्य स्थान क्या है उसको दिखाने के लिए आती है। और जो टू वर्ड्स होती है वो ऐसा होता है कि इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आप किसके सामने से, किस रास्ते से होकर गुजरे हैं, किस जगह से होकर गुजरे, किस चीज के सामने से होकर गुजरे हैं इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उसको बताने के लिए क्या होता है टू वर्ड्स। यानी रास्ते में जो चीजें पड़ेंगी उनके लिए टू वर्ड्स, उनसे अगर आप होके गुजर रहे हैं, और जो आपकी रियल डेस्टिनेशन है, जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है, उसको दिखाने के लिए आप टू का यूज करते हैं। तो आप मुझे बताइए, यहां पर मैं व्हील विलेज जाने की बात कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं जा कहीं और रहा हूं, बस उसको पास करने के लिए बोल रहा हूं कि भाई मैं इस जगह से गया और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा, ऐसा तो कोई नहीं है, केवल एक ही लोकेशन दे रखी है। तो इसका मतलब ये हमें डेस्टिनेशन दे रखी है। और मैंने कहा था जब डेस्टिनेशन की बात होगी तो केवल एक ही प्रेपोजिशन कूद के आती है, और वो कौन है, टू। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला।
नेक्स्ट आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर कीजिए भाई। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे माई पॉइंट ऑफ व्यू ही शुड नॉट बिहेव्ड ही शुड नॉट हैव बिहेव्ड इन सच अ मैनर। भाई उसे इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए था मेरे नज़रिए से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एट माई पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले मैं बात करूँ, एक तो आपकी फ्रेज होती है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मेरे नज़रिए में इन माई पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेज होती है आपकी, और एक होती है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोनों ही सही होती हैं। अब आप क्वेश्चन में देख लो कि कौन सी दे रखी है, दोनों ही सही होती हैं, और दोनों में से एक से ही क्वेश्चन बनता है। दोनों में से वो एक को कंप्लीट करा रहा होगा वहां पे। अब कौन सी कराएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन में केवल एग्जामिनर फ्रॉम की जगह इन दे देता तो हो सकता है कई बच्चे इन और एट में कंफ्यूज हो जाते, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये अच्छे से पता होता है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस थिंग इज लाइक दैट, ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट, तो उनको बहुत अच्छे से याद होता है कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू तो होता है, पर फ्रॉम वाला नहीं जानते कुछ बच्चे। तो आपको मैंने दोनों ही बता दिए कि एक तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू होता है और फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरे नजरिए से और मेरे नजरिए में, दोनों ही बातें ठीक है, दोनों में कोई भी गलत नहीं है। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें, यहां पर एग्जामिनर ने इन वाला दिया ही नहीं है, और जब इन वाला नहीं दिया है तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि हम फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलें। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, याद रखेंगे भाई। प्रेपोजिशन चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल याद रखने वाले कॉन्सेप्ट हैं, बस डिपेंड ये करता है कि स्टूडेंट को याद तो होते हैं, बट कुछ सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हो साथ ही साथ तो क्वेश्चन आपके बनेंगे प्रेपोजिशन के, बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन बढ़िया, इसका राइट आंसर कीजिए। कह रहे वेयर हैव यू बीन सच अ लॉन्ग टाइम। अब आप देखो क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो टेंस चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको बताया था, प्रेपोजिशन चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको बताई थी ये बात, ठीक है। और मैंने कहा था जब भी टाइम के सेंस में आपकी जब बात होती है तो आपको ये बात याद रखनी है, टाइम आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है और पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी दो प्रकार का आपका टाइम होता है कुल मिला के। अब जो पीरियड वाला टाइम होता है प्यारे साथी, इस टाइम को दिखाने के लिए जब आप पास्ट में दिखाने की बात करते हैं, तो जो पॉइंट वाला टाइम होता है, जो पीरियड वाला टाइम होता है, आप इसमें ध्यान रखिएगा। टाइम दो प्रकार के होते हैं, पास्ट के सेंस में आप जानते हो सिंस आता है, फ्यूचर के सेंस में आप क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। तो ये तो पास्ट के लिए पॉइंट वाला हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ ये पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम के अंदर एक पीरियड बन जाएगा, तो पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है तो फॉर प्रेपोजिशन आएगी ना भाई। सिंपल सा लॉजिक याद रखो, पास्ट के टाइम में जब भी बात होगी तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ये बात आप दिमाग में रखिए। और ये फ्रॉम कब लगाते हैं टाइम के सेंस में, जब टाइम हमें किसका दे रखा हो, फ्यूचर का। अगर फ्यूचर का टाइम दे रखा है और वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो फिर आप फ्रॉम ही लगाएंगे, लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो फॉर ही लगेगा सबके लिए, ठीक है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको टेंस चैप्टर में सिखाया हुआ है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फॉर होगा, फॉर, ठीक है। बाकी कई सारे बच्चे हो सकता है यहाँ सिंस भी लगा दे, सिंस अ लॉन्ग टाइम ऐसे बोल दे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है दिस टेस्ट कंप्राइजेस डैश ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऑप्शन आपको दे रखे हैं ऑफ, एट, इन और नो प्रेपोजिशन। बताइए क्या होगा आंसर। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, एक दो वर्ब थी जिनके अंदर मैंने कंपैरिजन करके आपको बताया था, और मैंने कहा था भाई होता ये है, जो कंप्राइजेज आपकी वर्ड विद नो प्रेपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, उसके अंदर सारे मैंने बताए थे आपको जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो आपकी कंप्राइज वर्ब होती है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो डायरेक्ट आता है, यानी यहाँ पे आप इसके साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन होता क्या है, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी होता है, यानी ये जो कंप्राइज होती है इसी का सेम मीनिंग करती है आपकी एक वर्ब, और जो कि होती है कंसिस्ट। लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है, ये कंप्राइज तो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, लेकिन जो कंसिस्ट होती है ये इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तो इसके साथ ना हमें फिक्स प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है ऑफ। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो कंसिस्ट और कंप्राइज में बच्चे को करना चाहता है कंफ्यूज, और वो क्या करता है कि कंसिस्ट के साथ तो आपसे फिक्स प्रेपोजिशन लगवाता है, लेकिन कंप्राइज के साथ में भी वो आपको ऑफ लगा के दे देगा, जो कि मेरे प्यारे साथी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई प्रेपोजिशन ही नहीं आती, बराबर होता है हाँ ये कंसिस्ट ऑफ के। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो अब आप मुझे देख के बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो आप तुरंत कहेंगे देखो भैया कंप्राइज दे रखा है मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है, तो भैया नो प्रेपोजिशन, देखना ही नहीं है और कुछ, नो प्रेपोजिशन, ऑप्शन और कुछ भी दे रखे हो कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे द एक्टर स्माइल्ड डैश मी व्हेन आई एंटर द रूम एज इफ सी न्यू मी। अब इसका आंसर बताइए, ऑफ दे रखी है, एट दे रखी है, इन दे रखी है, टू दे रखी है, अब इसका आंसर क्या बनेगा? तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें स्माइल्ड जो है, अब देखो स्माइल क्या होता है, एक तरीके से हंसी उसको बोलते हैं, तो ये वर्ब की तरह भी काम करता है, नाउन की तरह भी काम करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्माइल वर्ब के अनुसार जब हम प्रेपोजिशन लगाएंगे तो ये फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन बनता है, और फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन की खास बात होती है कि उसके साथ एक ही प्रेपोजिशन फिक्स रहेगी सभी जगह। तो स्माइल जब भी कभी आएगा तो इसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन चलती है आपकी, वो होती है एट। आप आंख मीच के एट वाला ऑप्शन चुन देना, स्माइल एट होता है हमेशा। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में हमें ये नजर आ रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि भाई उस एक्टर ने मुझे ऐसे स्माइल दी जैसे ही मैं रूम में घुसा था, जब मैं रूम में एंटर लिया था तो उसने मुझे ऐसे स्माइल दी जैसे कि वो मुझे जानती थी, इस प्रकार से। तो एट हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर कीजिए। कह रहा है ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज ओन लंच डैश द पिकनिक। अब देखो कई बच्चे पिकनिक पर मीनिंग इसका निकालेंगे, तो एट पिकनिक, वो एट द पिकनिक सोचेंगे दिमाग में, ऑफ द पिकनिक, इन द पिकनिक, तो कई सारे बच्चे जो है वो ये ऑफ हटा देंगे और इन हटा देंगे, लेकिन एट कई बच्चे यहाँ पे सोच सकते हैं कि भाई पिकनिक पर, तो एट द पिकनिक। पर मैं आपको बता दूं गलत, यहां पर अगर हम बात करें तो वो बोल रहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट को अपना लंच जरूर लाना होगा। कहां लाना होगा, यू आर टॉकिंग अबाउट डेस्टिनेशन हेयर, आप यहां डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं कि भाई लंच लाना होगा, कहां लाना होगा लंच, पिकनिक पर, पिकनिक पर। तो ये पिकनिक डेस्टिनेशन है आपके लंच की, भाई आप जो है प्रत्येक स्टूडेंट अपना लंच लेकर उसको आना होगा, कहां लेकर आना होगा, पिकनिक पर। तो डेस्टिनेशन बतानी है ना, और डेस्टिनेशन बतानी है तो मेरे प्यारे साथी एक ही प्रेपोजिशन आती है, टू। समझ में आ गई बात, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे राहुल वॉज रेडी डज एक्सेप्ट एनी जॉब इवन अ पार्ट टाइम वन। तो कह रहे राहुल जो है वो भाई रेडी है किसी भी जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे भले ही वो पार्ट टाइम ही क्यों ना हो। अब आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी कि रेडी के साथ में क्या होता है, हमेशा जब हम किसी काम को करने के लिए रेडी होते हैं तो उसके साथ इन्फिनेटिव फॉलो किया जाता है। रेडी के साथ में, रेडी एक एडजेक्टिव होता है और इसके साथ इन्फिनेटिव फॉलो किया जाता है, क्योंकि हमें बताना होता है ना कि वो किस चीज़ के लिए रेडी है, ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो यहाँ पे रेडी टू डू समथिंग होता है, तो यहाँ पे जो है आप देखो एक्सेप्ट आपको दे रखा है, तो ये वर्ब ही तो है, क्योंकि वैसे तो अगर आप देखोगे तो फिर वो अलग चीज़ हो जाती है, तो ये एक्सेप्ट है, ए वाला एक्सेप्ट, तो ये अपने आप में क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे टू ही आएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा, बात खत्म, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। बाकी देखो फॉर, एट, ये तो प्रेपोजिशन है तो इनके बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, पर ये तो वर्ब है। तो ये क्वेश्चन ऐसे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी आते हैं कि आप विद इन सेकंड ला सकते हो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन आता है। अब देखो किसी बच्चे को अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन अच्छे से आता था तो वो बस इतना देखता कि यार एक्सेप्ट यहाँ पे वर्ब है, वर्ब है तो जाहिर सी बात है इससे पहले कोई प्रेपोजिशन तो नहीं आ सकती। अब प्रेपोजिशन नहीं आ सकती तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब नो प्रेपोजिशन हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रेडी, अब रेडी के साथ में हमें कुछ ना कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा कि भाई राहुल वॉज रेडी, रेडी किस लिए, किस चीज के लिए रेडी, तो टू डू समथिंग, इस काम को करने के लिए। तो रेडी के साथ में क्या होता है, इन्फिनेटिव फॉलो करना होता है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, नो प्रेपोजिशन वाला भी ऑप्शन खत्म। ठीक है जी, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन भले ही है लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हीमोफीलिया अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर कैन बी पास्ड एज मैटरनल लाइन विद इन फैमिलीज, men आर मोर लाइकली टू डेवलप इट व्हेन वाइल वुमेन आर यूजुअली कैरियर्स। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे पास एक वर्ब दे रखी है और यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लगवानी है। अगर आप इसको थोड़ा सा इस पैटर्न को समझ पा रहे होंगे तो वर्ब के बाद आपको तुरंत एक प्रेपोजिशन लगानी है, और आप जानते हैं कि वर्ब के साथ में अगर प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये अपने आप में फ्रेजल वर्ब तैयार हो जाती हैं आपकी। क्या तैयार हो जाती हैं, फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब तैयार होती हैं तो उनको मैं अलग से कराऊंगा, आपको मौका मिलेगा मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं अलग से उसको क्लास लगा दूंगा फ्रेजल वर्ब की, ठीक है।
अच्छी खासी फ्रेजल वर्ब करेंगे, बढ़िया तरीके से उनको याद करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो फ्रेजल वर्ब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक तो पास थ्रू और एक होती है पास अवे। अब देखोगे तो यहाँ पे दोनों ही में ये प्रेपोजिशन लगी हुई हैं। अगर आप दोनों ही जो दोनों की दोनों आपकी ये फ्रेजल वर्ब है, अगर इनको आप डिस्कस करें तो पास थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ से होकर गुजरना। तो वो बोल रहा है ना कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है ये मैटरनल लाइन जो होती है फैमिलीज के बीच में, उनसे होकर एक दूसरे में पहुंचता है। तो वो से होकर पहुंच रहा है, यानी पास थ्रू का सेंस आ रहा है, यानी यहाँ पे जो प्रेपोजिशन आएगी वो थ्रू आएगी। और आप देख लो अबे तो किसी ऑप्शन के अंदर दे भी नहीं रखी है, तो वो तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि पास्ट अवे का मतलब होता है टू डाई। यानी इस ये जो आपकी फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है टू डाई, मतलब मर जाना, मृत्यु हो जाना। तो मृत्यु होने का सेंस थोड़ी ना है यहाँ पे फैलने का सेंस है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, यानी से होकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। तो पास थ्रू हमें बोलना पड़ेगा, यानी हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, तो 30 क्वेश्चन हमने इस क्लास में जो है अपने पूरे कर लिए हैं। बस 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, यानी एक क्लास और लगेगी और हमारा प्रेपोजिशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद केवल 3 चैप्टर बचेंगे, धीरे धीरे हम उनको भी खत्म कर लेंगे मेरे प्यारे साथी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।